हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस सभी को प्रॉपर आ रही होगी। ये हमारा जो सीटेट ईवीएस पीवाईक्यू बूस्टर सीरीज़ का 5th लेक्चर है। आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी सीटेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं और भी अच्छे तरीके से। और जिसने भी हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो पहले प्रीवियस वीडियोस को देख लें। हमारी जो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास इसमें मैंने बहुत सारे पीवाईक्यू कराए हैं। फर्स्ट सेकंड क्लास तो हमारी लेटेस्ट 2026 में फैब में जो सीटेट का पेपर हुआ है उसी की क्लासेस हैं। तो उसी का हमने एनालिसिस किया है और उसी के पीवाईक्यू को सॉल्व कराया है। तो आप पहले उनको देख लीजिए। ये आपकी प्रिपरेशन में और ज़्यादा मदद करेंगे। अच्छे से आप लोग अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे कि हाँ कैसे क्वेश्चंस चल रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन से। A class 5 teacher take an aluminium foil and put it into water and show that it floats. She then crumples and squeeze the foil tightly, put it in water again and show to the student that it sinks. She then asks the student to think and give reason why they think this has happened. Which one of the following process skill will be used in answering this question? ये जो एक क्लास 5 की टीचर है उसने एक फॉइल पेपर को लिया और उसको पहले फॉइल पेपर को फ्लोट कराया, पानी में डाल दिया तो वो तैर गया। और बाद में उसने उसको तोड़ मोड़ के किया तो वो जो है नीचे डूब गया। और उसने कहा कि अब आप इसका जवाब दीजिए कि वो क्या, बच्चे उसके बारे में सोचते हैं और वो क्यों डूबा, और इस स्किल को वो क्या, ये उसका आंसर करते हुए उस स्किल को वो क्या डेवलप कराना चाहती हैं। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं हम लोग। कक्षा 5वीं की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैर रहा है। फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती है, निचोड़ती है और फिर उसे पानी में डाल देती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रकर्म कौशल का प्रयोग किया जाएगा। मतलब बच्चे जो है वो अपनी कौन सी स्किल का यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम इसको पहले कि फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो क्लासिफिकेशन है। अब क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन होता है कि जो भी हमारी चीज़ों को हम अलग अलग सेग्रीगेट करना, कि जैसे कोई भी है, एनिमल्स हैं, एनिमल्स को अलग कैटेगरी में डालना, फूड को अलग कैटेगरी में डालना, ये क्लासिफिकेशन को बिल्कुल नहीं दिखाता है। तो पहला ऑप्शन जो है हमारा वो रॉन्ग हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, ऑब्जर्वेशन। हाँ, इसमें ऑब्जर्वेशन काफ़ी हद तक ठीक है, बच्चे देख रहे हैं और सीख रहे हैं। बट इसमें देखना और सीखना ही नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं हमारी। मेजरिंग, मेजरिंग इसमें मेजर जैसा कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो हमारी ये जो तीनों बातें हैं वो फेल हो जाती हैं। अब हम चलते हैं अपनी फोर्थ पे, हाइपोथेसाइजिंग। हम उनको परिकल्पना करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और वो परिकल्पना करके ही उसका आंसर देंगे। हाइपोथेसिस क्यों करवा रहे हैं हम? क्योंकि जो स्टूडेंट हैं उनसे पूछा गया है कि सोचिए और एक पॉसिबल रीज़न एक्सप्लेनेशन के साथ दीजिए कि जब हमने जो फॉइल को है उसको मरोड़ दिया, तोड़ मरोड़ दिया, तो वो डूब क्यों गया। अब हम बच्चे क्या करेंगे उसके बारे में सोचेंगे कि हाँ, कि जब तक वो उसको हमने तोड़ा मोड़ा नहीं था तो वो डूबा नहीं, और जब हमने उसको तोड़ मरोड़ दिया तो वो डूब डूब गया। तो इससे क्या होगा कि उसकी डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी या इंक्रीज कर जाएगी। तोड़ मरोड़ने से उसका मास बढ़ जाएगा जिसकी वजह से वो सिंक कर जाएगा। और फॉइल फॉइल पेपर क्या था, जब वो सिंपल एक पेपर की वो फॉइल के फॉर्मेट में था तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा था। जिस चीज़ का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है वो फ्लोट करती है और जिसका कम होता है वो श्रिंक कर जाती है। तो इसके लिए हमारा सही उत्तर जो होगा वो परिकल्पना करना होगा और इंग्लिश में हाइपोथेसाइजिंग करना ही हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे सारे जो ईवीएस लेक्चर्स के पीडीएफ्स हैं वो जो कि मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपने प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप उस टेलीग्राम ग्रुप से इनको डाउनलोड करिए और ये आपको एक शॉर्ट नोट्स की तरह ही काम करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को देख पाएंगे। देख के ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। वीडियो को एक बार लेक्चर को देख लीजिए, एक बार लेक्चर देखने के बाद आप सिर्फ पीडीएफ से पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर पीडीएफ से पढ़ने के साथ साथ अगर आप वीडियोज़ को देख के मेरी एक्सप्लेनेशन को भी समझ लेंगे तो भी ये आपको 30 में से 30 नंबर पूरे दिला देगा। और कमेंट करके हमें बताइए कि जब मैं ये क्लास लेता हूँ, आप लोग ये क्लास देखते हैं तो क्वेश्चंस को आप पहले खुद से भी अटेम्प्ट करते होंगे, तो आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कितने क्वेश्चन गलत होते हैं, इसके बारे में भी आप मुझे बताइए। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देते हैं। इन
द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईवीएस पेडागोजी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजायरेबल प्रैक्टिस एक्सेप्ट कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में स्वयं डैश के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं, इनमें से कौन से हैं? तो इसमें अभी हम देखते हैं कि कौन सा जो ईवीएस के संदर्भ में है वो पेडागोजिकल प्रैक्टिस है, डिजायरेबल है, और कौन सी नहीं है। तो पहला जो हमारा ऑप्शन है कि नर्चरिंग द आइडेंटिटी ऑफ द चिल्ड्रन, बिल्कुल सही है कि हम जो है बच्चे की अस्मिता अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण करने के लिए ये करते हैं, बिल्कुल सही है। एक्नॉलेजिंग द सुपीरियरिटी ऑफ टेक्स्ट बुक नॉलेज ओवर एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल गलत। यही हमारा जो है गलत है इसमें। और हमसे क्या पूछा गया है? हमसे एक्सपेक्ट के बारे में पूछा गया है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट सिवाय, मतलब इनमें से बाकी सारे तो हैं पर इनमें से कौन सा नहीं है। तो जो हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा, क्योंकि उसी में टेक्स्ट बुक की बात कर दी है। हम जो है सीटेट में इसका ही सबसे बड़ा रोल होता है कि हम पहले नेगेटिव वर्ड्स ढूंढते हैं। जैसे ही हमको नेगेटिव वर्ड्स मिल जाएंगे तुरंत हमको पता चल जाएगा कि अब हमें किस चीज़ के लिए आंसर देना है। और देखिए बाकी टर्म जो है वो पॉजिटिव होंगे। देखिए प्रमोटिंग प्लूरैलिटी ऑफ द टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, नहीं ये भी नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है। बिल्डिंग कैपेसिटी और क्रिटिकल थिंकिंग बिल्कुल सही है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमसे एक्सेप्ट पूछा तो सेकंड होगा। वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना, कि सिर्फ पाठ्य जो मतलब कि किताबों में लिखा है वही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ये बिल्कुल इसका वो होगा। बाकी जो सारे ऑप्शन होंगे वो वैसे तो करेक्ट हैं पेडागोजिकली प्रैक्टिस के लिए, बट वो जो है इनकरेक्ट इसलिए हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कौन से सही नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट वीडियोस की तरफ चलते हैं। इसमें हमें दिया है कि महेश अ क्लास 4th टीचर plans to sensitize the student to concept of conservation of tree, which one of the following activity is most suited for this purpose। एक महेश जी हैं, हमारे महेश जी हैं, वो क्लास चौथी के पीआरटी टीचर हैं, बहुत नए नए शिक्षक हैं अपने। तो वो ना बच्चों को जिज्ञासु बनाना चाह रहे हैं। अब वो जिज्ञासु कैसे बनेंगे? अब देखिए नया आदमी टीचर बन के जाता है, आप लोग भी टीचर बन के जाएंगे। आप लोग टीचर बन के जाएंगे तो आपके अंदर भी ना एक जोश होगा पढ़ाने का बच्चों को। तो आप नई नई एक्टिविटीज़ कराएंगे, आपने जितनी भी पेडागोजिकल प्रैक्टिस देखी हैं तो वो सारी चीज़ें आप अपनी क्लास में अप्लाई करेंगे, तभी तो आप बच्चों को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो हमारे जो महेश जी हैं वो महेश जी भी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। अब चलिए देखते हैं महेश जी क्या करवाना चाह रहे हैं। महेश जी अपने बच्चों को सेंसिटाइज कर रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ ट्री, मतलब पेड़ों का संरक्षण करने का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए सेंसिटाइज करना चाह रहे हैं। तो कौन सी एक्टिविटी इसमें उनके लिए सबसे बेस्ट सूटेड रहेगी, उनका जो पर्पस है उसको अचीव करने के लिए। देखिए पहली जो है मोटिवेटिंग ईच स्टूडेंट टू अडॉप्ट एंड नेचर वन ट्री, मोटिवेटिंग ईच स्टूडेंट टू अडॉप्ट एंड नर्चर वन ट्री, एक पौधे को अपनाना और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट ही है। बाकी ऑप्शंस भी हम रीड कर लेते हैं। एनकरेजिंग स्टूडेंट टू प्रैक्टिस पार्टिसिपेट इन पोस्टर कंपटीशन, पोस्टर कंपटीशन में क्या करना होगा? मेकिंग टर्म्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ ग्रुप डिस्कशन, नहीं ग्रुप डिस्कशन करना भी नहीं होगा। कंडक्टिंग अ डिबेट कंपटीशन, नहीं डिबेट। इसमें मतलब कि ये जो बाकी हमें 3 ऑप्शन दिए हैं इसमें सिर्फ बातों के द्वारा बकैती काटी जा रही है। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है उसमें क्या है, उसमें वो कह रहे हैं पौधा लगाइए, उस पौधे को देखभाल करिए, पानी दीजिए, डेली डेली उसकी देखभाल करिए। इससे उनके अंदर क्या होगा, एक प्रैक्टिकल स्किल डेवलप होगी पेड़ों का संरक्षण और पेड़ों के बचाव को करने के लिए, जिससे बच्चे, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है हैंड्स ऑन स्किल सिखाना, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, इंगेजिंग एक्टिविटी कराते हैं जिससे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज रहे, तभी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखेगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ईवीएस चिल्ड्रन पर्टिकुलरली इंजॉय लर्निंग क्राफ्ट्स एंड आर्ट इन ग्रुप बिकॉज, जो ईवीएस लर्निंग है चिल्ड्रन जो हैं वो ज़्यादातर इंजॉय करते हैं लर्निंग को क्राफ्ट और आर्ट्स और ग्रुप्स में, क्यों? इट प्रमोट पीयर लर्निंग, बिल्कुल सही है कि हाँ भाई दोस्तों के साथ रह के हम ज़्यादा सीखते हैं। जब भी हम क्लास में बैठे होते हैं अपने दोस्तों के साथ हाय कर रहे होते हैं या जिसको जो कॉन्सेप्ट नहीं आता है वो एक दूसरे को समझाते हैं तो हम ज़्यादा सीखते हैं। इट इम्प्रूव सोशल लर्निंग, बिल्कुल सही है कि हाँ सोशल लर्निंग ये हमारी इम्प्रूव करेगा। एंड चिल्ड्रन बिकम हैप्पी एंड रिस्पॉन्ड विद इंथुजियाज्म विच देयर क्रिएटिव वर्क आर अप्रिशिएटेड, जब बच्चे की सर्ज सृजनात्मक
की प्रशंसा की जाती है तो वह खुश होते हैं और उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। देखिए मेरी हिंदी के जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ी-सी वीक है और जब मैं ऐसे क्लास लेता हूँ और मुझे बहुत फ्लुएंटली काफ़ी देर तक बोलना होता है तो वैसे ही मेरी प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में भी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। तो प्लीज़ आप उस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करिए, उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर मत डालिए कि टीचर ने क्या गलती करी है। टीचर की गलती निकालने से कभी कुछ नहीं होता है। खुद से लर्निंग करते रहिए और आप खुद रीड कर लीजिए और अगर मेरी थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है तो वो मैं भी लर्निंग फेज़ में हूँ क्योंकि हमेशा जो टीचर होता है वो एक स्टूडेंट होता है। मैं खुद एक स्टूडेंट ही हूँ, तो मैं भी सीख रहा हूँ चीज़ों को। तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ना दें, मेन फ़ोकस रखिए अपनी क्लास को लेने पे, पीवाईक्यूज़ को देखने में और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ नॉलेज को ग्रैब करने में और तभी तो नॉलेज हमारा चैनल है, नॉलेज हब के साथ आप बने रहिए। तो हमारा सी ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। इट प्रमोट डिसिप्लिन इन द क्लासेस। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि डिसिप्लिन प्रमोट करेगा। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए, बी, ओ 2 सही होगा। ए, बी तथा सी ये बिल्कुल हमारे इस ऑप्शन को फिट बैठेगा। चलिए अब हम फिर से चलते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन इज वन ऑफ द इंडिकेटर ऑफ असेसमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ असेसिंग एक्सपेरिमेंटेशन इंडिकेटर। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधित संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो जो हमारा इसमें है देखिए पहले क्रिएटिविटी राइटिंग ये हमारा एक्सपेरिमेंटेशन में नहीं आता है तो ये हमारा रॉन्ग आंसर है। ठीक है, ठीक, 1 मिनट ये कट क्यों नहीं रहा है छोटा-सा? डेमोंस्ट्रेशन डेमोंस्ट्रेशन भी हम कोई ज़्यादा वो नहीं कर रहे हैं और इससे हमारा असेसमेंट भी नहीं होगा, तो हमारा 2 भी नहीं होगा। हैंड्स ऑन एक्टिविटी हाँ, हम करके सीखते हैं तभी तो हम उसमें कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे। जब भी हम प्रैक्टिकल चीज़ों में होंगे क्योंकि एक्सपेरिमेंटेशन इज़ अ बेस्ट असेस्ड। जब भी हम किसी चीज़ को प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें हमारा जो है असेसमेंट बहुत अच्छे से होता है। स्टूडेंट डायरेक्टली खुद से परफॉर्म करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे तो खुद से ही सब कुछ करेंगे तो बच्चों को असेस करना ज़्यादा अच्छा होगा कि कौन कितना अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है, कौन कितना एंजॉय लेके चीज़ों को कर रहा है, कौन कितना एंजॉय लेके नहीं कर रहा है। तो पिक्चर रीडिंग ये भी हमारा 1 मिनट ये एक तो पिक्चर रीडिंग हमारा गलत होगा, 1 ऑप्शन भी गलत होगा, निर्देश और प्रदर्शन ये भी गलत होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Student in primary classes have a lots of alternative conception in many topics like living, non-living, water cycle, plant, etc. The source of these alternative concepts can be देखिए प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के सत्रों को शर्तों को हो सकते हैं मतलब स्रोत हो सकते हैं। सॉरी सत्र बोल रहा हूँ, ये मेरा थोड़ा हिंदी प्रोनाउंसिएशन और रीडिंग थोड़ा सा वीक है। तो चलिए देखते हैं। फैमिली कम्युनिटी जो इनके सोर्स होते हैं वो फैमिली कम्युनिटी हाँ मतलब बच्चा हमेशा क्लासरूम के अंदर ही रह के नहीं सीखेगा, वो बाहर भी कम्युनिटी से फैमिली से क्योंकि सोशलाइज्ड है बच्चा ज़्यादा। तो बच्चा हम लोग ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ इनफॉर्मल सेटिंग में रह के सीखें। इनफॉर्मल सेटिंग में रह के हम ज़्यादातर डिसिप्लिन सीखते हैं, अपने अंदर एक वो डेवलप करते हैं। हम बेशक जो हमारी स्किल्स और वो हैं वो हम अपनी कम्युनिटी, फैमिली, कल्चर इन सब से भी सीखते हैं। टेक्स्ट बुक एंड अदर बुक्स हाँ, बिल्कुल हम इन सब से भी सीखेंगे, टीचर से सीखेंगे अपने, बिल्कुल सही बात है। और स्टोरीज़ एंड पोएम हाँ, हम स्टोरीज़ एंड पोएम से भी सीखते हैं। ये चारों चीज़ इसमें फिट बैठती हैं तो ऑप्शन ए होगा कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है। निर्जीव क्या है, सजीव क्या है, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, वाटर साइकिल क्या है, प्लांट क्या है, हम बुक से सीखते हैं, फैमिली से सीखते हैं, स्टोरियों के माध्यम से सीखते हैं, पोएम से सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ग्लास जार एंड बॉटल आर ड्राइड वेल इन द सन बिफोर फिलिंग देम पिकल्स। तो इसमें जो पूछा है कि जो भी हमारे जो ग्लास के जार होते हैं उनको हम एकदम अच्छे से सुखाते हैं सन धूप में रख के, क्यों? जब उनमें हम अचार डालने से पहले हम उनको क्यों सुखाते हैं? वाई इट्स रिमूव द डस्ट फ्रॉम द देखिए कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छे से तरह से सुखाया जाता है। ऐसा क्यों? देखिए आप सभी लोगों ने अचार तो खाया होगा।
जब आपने अचार खाया होगा तो आपके घर में भी जब मम्मी अचार बनाती हैं तो किन-किन लोगों को अचार खाना पसंद है और कौन-कौन सा पसंद है वो कमेंट करके एक बार बताइएगा। देखिए, आपके घर में जब भी मम्मी अचार बनाती हैं तो मैक्सिमम लोगों के घर में जार होते हैं और वो जार में बनाते हैं। कुछ लोग मिट्टी के बर्तनों में भी बनाते हैं। हम मेरे घर में तो जार है। तो जार में बनाते हैं तो पहले हम जार को पहले अच्छे से धोते हैं। धोने के बाद उसको अच्छे से सुखा के फिर भी हम धूप में सुखाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि उसमें एक भी मॉइस्चर का पार्टिकल ना रहे, क्योंकि जो हमारा अचार है वो मॉइस्चर आते ही उसमें फंगस लगना शुरू हो जाता है। तो फंगस लगता है, इस वजह से हम अचार को उसके जार को ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर, देखो इसमें सेकंड ऑप्शन है टू रिमूव द मॉइस्चर कंप्लीटली। नमी को हम एकदम से बिल्कुल हटाना चाहते हैं। मेक पिकल टेस्टी नहीं, टेस्टी के लिए नहीं, टू इंक्रीज देयर टेम्परेचर नहीं, इंक्रीज भी नहीं करना चाहते हम। उनमें से धूल को हटाना, धूल तो हमने पहले ही साफ कर दी है, तो ये तो हमारा होगा ही नहीं। नमी को पूर्ण अचार को स्वादिष्ट बनाना नहीं जी। अगर अचार वैसे साफ सुथरे चीज में डलेगा, बिना फंगस उसमें बिना फूल लगे डलेगा तो वैसे ही वो बहुत स्वादिष्ट रहेगा। और उनके तापमान से अचार का कोई लेना देना नहीं होता, बहुत कम इंटरफेरेंस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीनू ग्रैंड मदर शो हर a dried up well and tell her that 15 to 20 year ago there was a water in the well, but now it has completely dried up. What could be the reason for drying up of the well in the well? रेनू की दादी हैं, हम सबकी दादी होती हैं, वो अपने पुराने ज़माने की चीज़ें दिखा रही होती हैं कि ये कुआँ था, इससे मैंने बहुत पानी भरा है। अब पानी तो भरा है, जैसे ही रेनू की दादी हैं वो दिखा रही हैं कि आज से 15 से 20 साल पहले इस कुएँ में पानी था, लेकिन अब यह पूर्ण सूख गया है। कुएँ में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? अब ये हमसे कारण पूछ रहे हैं। देखो, सोइल अराउंड द ट्री वेल एंड नियर बाय इज नाउ कवर्ड विद सीमेंट। ये एक कारण हो सकता है कि जो मतलब कि कुआँ है उसके चारों तरफ की जो मिट्टी है उसके ऊपर वो सीमेंटेड हो गया है। अब सीमेंटेड हो गया है तो वाटर जो है, मतलब बारिश का पानी जो है वो ज़मीन के अंदर जाता नहीं है, तो लैंड रिचार्ज नहीं होती है हमारी। लैंड जो है वो वाटर रिचार्ज नहीं कर पा रही है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन ठीक है। पेड़ों, कुओं तथा उनके आसपास के स्थानों को मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। तो जब मिट्टी सीमेंट से ढक दी जाती है तो उसमें क्या होता है, जो बारिश का पानी है वो उसमें से जाएगा ही नहीं, और जब बारिश का पानी उसमें से जाएगा ही नहीं तो लैंड हमारा रिचार्ज कैसे होगा? लैंड रिचार्ज नहीं हो पा रहा है हमारा, तो हमारा जो है वाटर लेवल वो डाउन जाने लग गया है। वाटर लेवल डाउन जा रहा है जिसकी वजह से जो हमारे कुएं हैं वो सूखते जा रहे हैं। चलिए दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। अ लॉट्स ऑफ बोरिंग पंप हैव कम अप इन द नियर बाय एरिया। और तीसरा ऑप्शन है नोबडी यूज द वेल एज देयर आर टैप इन एवरी। नहीं, देखिए, बिना यूज जब भी किसी चीज़ का यूज़ नहीं होगा तो पानी तो बचना चाहिए, लेकिन पानी बच नहीं रहा है। पानी बच नहीं रहा है तो क्यों? क्योंकि उसका एक रीज़न ये भी है कि काफ़ी सारे जो हम ड्रिपिंग करते जा रहे हैं, बोरिंग करते जा रहे हैं, पंप्स लगा रहे हैं और पानी को ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन से खींच रहे हैं। अब भाई देखिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकाले जा रहे हैं, उसको रिचार्ज होने के लिए तो हमने जगह छोड़ी ही नहीं। हमने हर जगह सीमेंटेड पाथ बना दिए, सीमेंटेड रोड बना दिए। जब जगह ही नहीं होगी तो रिचार्ज कैसे होगा? तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो ए एंड बी होगा, ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एन एन एगर्ट साइट ऑन अ बफेलो बिकॉज बगुला भैंस पर बैठता है, क्यों? ईगर्ट सिट ऑन बफेलो बिकॉज, देखिए ईगर्ट क्या होता है, ये लोग जो दोनों होते हैं ये हमारे ना बहुत वो होते हैं। देखिए, अपने कॉन्सेप्ट है ईवीएस का, अपने कॉन्सेप्ट है कि जो बफेलो है उसके ऊपर वो बैठते हैं और उसमें से वो उनके शरीर पे जो छोटे छोटे कीड़े जो उनके अंदर लग जाते हैं उनको नोच नोच के खाते हैं, जिनको हम कहते हैं इंसेक्ट एंड टिक्स बोलते हैं उनको। ठीक है, तो जो हमारा है बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। तो इसको जो, देखिए अब भैंस को ऊपर वो बैठता है, भैंस के ऊपर से वो अपना खाना निकाल लेता है, टिक्स और इंसेक्ट को निकाल लेता है। भैंस को वो खुद से हटाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि भैंस खुद हटा नहीं सकती है। बगुले को उसका खाना मिल जाता है, भैंस को वो अपने शरीर से सफाई हो जाती है। तो ये क्या है, ये दोनों एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में है, असली वाला रिलेशनशिप नहीं, दोनों पति पत्नी वाले या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में नहीं है। ये एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में है। अब दोनों ने साठ-गांठ कर ली अपने बीच में कि देख भाई, मेरी बॉडी पे गंदगी चिपक जा रही है और ये टिक्स जो हैं मेरा खून चूस ले रहे हैं।
तो इनको मैं खुद से तो हटा नहीं सकती। तो एक काम कर, तू मेरे शरीर पे बैठ, तेरे को खाना चाहिए, तू इनको खा जा और मेरे शरीर की सफाई हो जाएगी। दोनों का भला है इसमें, कोई नुकसान नहीं है। तो इन दोनों के लिए अब देखिए, अब ऑप्शन पढ़ते हैं। द ईगल सिट ऑन द बफेलो फॉर फन। अरे मजे के लिए थोड़ी बैठेगा बगुला, मनोरंजन के थोड़ी, वहां कोई फिल्म थोड़ी चल रही है उसकी पीठ पे बैठ गया वो। अब मनोरंजन करने आया है कि हाँ भाई भैंस धीरे धीरे चल रही है, वो बैठ के उस पर झूला झूल रहा है, तो मनोरंजन पर्पस नहीं है भैया। लाइफ मनोरंजन की नहीं है, लाइफ में काम भी करना पड़ता है। तो बगुला भी अपने खाने के लिए आता है, काम करता है वहां पे बैठ के। तो बफेलो हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ईगट फ्रॉम वन प्लेस टू। वही वाली बात कि बैठ के झूला झूल के एक स्थान से, नहीं भाई बगुला खुद उड़ना जानता है, तो वो उसका एंजॉय थोड़ी करेगा, राइड लेगा बफेलो की, नहीं नहीं। वैसे भी बगुला बफेलो की तो राइड ले ही नहीं सकता। तो द ईगट वांट टू स्केयर द बफेलो। तो जो बगुला भैंस को डराने चाहता है, नहीं, अरे बगुला कैसे डराएगा भाई भैंस को। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। द ईगल एंड द बफेलो हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से वो दोनों को फायदा हो जाता है और दोनों को अपना अपना काम निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोट। देखिए नोट आ गया अपना, नहीं, नोट इन दोनों में से कौन सा फंक्शन ऑफ रूट ऑफ द प्लांट नहीं है। अब इसमें से जो रूट का फंक्शन नहीं है, टू प्रोवाइड ह्यूमस, टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट, टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, टू स्टोर फूड। देखिए तीन जो है वो हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट हैं कि देखिए वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, एब्जॉर्ब करेगा वाटर और मिनरल को, स्टोर करेगा फूड को, पौधे को सहारा देगा, जल तथा खनिजों को अवशोषण करना, भोजन भंडार संचित करना, बिल्कुल ये सारे वो हैं। लेकिन जो ह्यूमस है, ह्यूमस क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर को हम ह्यूमस बोलते हैं। ह्यूमस जो है वो खुद से डिकम्पोज होकर बनता है। अब रूट का तो ये फंक्शन है ही नहीं, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा वाला, पहला वाला इसका आंसर सही होगा, क्योंकि नहीं पूछा है हमसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कर्नल मल्लेश्वरी। देखिए ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। अब मैंने प्रीवियस क्लास में अपनी एनसीईआरटी की कटिंग लेके इस क्वेश्चन को अच्छे से कराया हुआ है। जो एनसीईआरटी की कटिंग है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है अबाउट कर्नल मल्लेश्वरी। तो आपने वो वीडियोस अगर नहीं देखा है तो आप यहाँ पर अगर ये वाला वीडियो पहली बार देखेंगे, फिर बोलेंगे कर्नल मल्लेश्वरी कौन है, तो कर्नल मल्लेश्वरी के लिए वो वाला वीडियो देखिए पहले, तभी तो आपको एनसीईआरटी की कटिंग भी और सारे अच्छे से आप उसके बारे में जान पाएंगे। अब चलिए पढ़ते हैं। शी इज़ अ वेट लिफ्टर फॉर इंटरनेशनल फेम, बिल्कुल वो वेट लिफ्टर थी। शी इज़ फ्रॉम कर्नाटका, नो वो कर्नाटका की नहीं थी। शी हैज़ मैनी रिकॉर्ड टू हर क्रेडिट, शी कुड लिफ्ट, हाँ उन्होंने 130 केजी तक उठाया था। और शी स्टार्ट लिफ्टिंग, हाँ 12 साल की उम्र से उन्होंने स्टार्ट कर दी थी लिफ्टिंग। वह अंतर्राष्ट्रीय खाद्य खयाती प्रास भरोलोकल वेट लिफ्टिंग की थी। मतलब यार हिंदी में मेरे को बहुत कन्फ्यूजन है, आप लोग समझ जाइए। वह कर्नाटक से हैं, नहीं वो कर्नाटक से नहीं थी। उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, 130 तक का भार उठाया है, बिल्कुल सही है। जब वह 12 वर्ष की थी तथा तभी से वह भार उठाने का अभ्यास कर रही हैं, बिल्कुल सही है। देखिए मेरी इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन बहुत कमज़ोर है, तो उस पर प्लीज़ माइंड मत करिए। तो ए सी डी ऑप्शन कहाँ है, ए सी डी वन हमारा ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट वो क्वेश्चन करते हैं। द फॉलोइंग आर द सम स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टेप वेल और बाउलीज। बाउलीज के लिए हमारा कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, तो इसमें से बताना है वो कौन सी हैं। दे आर ट्रेडिशनल सिस्टम, जो हमारी बाउलीज हैं वो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम में हैं। तो ट्रेडिशनल सिस्टम मतलब बहुत पुराना सिस्टम है, बिल्कुल सही है कि पहले राजा महाराजाओं बनाते थे, और स्टोरेज करना, वाटर का संरक्षण करना, इसके लिए सही था। एंड दे वर यूज्ड एज अ कम्युनिटी रिसोर्स, हाँ वो बिल्कुल कम्युनिटी रिसोर्स की, वहाँ बाउली से जाके आप नहा सकते हैं, धो सकते हैं, वहाँ से पानी ले सकते हैं, ठीक है। दे आर फाउंड कंस्ट्रक्टेड मेनली इन रेन प्रीच स्टेट, हाँ जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहीं वहीं वो बनाए जाते थे कि जहाँ से पानी इकट्ठा हो सके। दे कंटेन ओनली कंटेमिनेटेड वाटर, नहीं वो कंटेमिनेटेड वाटर नहीं, वो एक साफ पानी का स्रोत थे हमारे लिए। तो हमारा ऑप्शन वन बिल्कुल सही होगा, ए बी सी जो हमारे स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है बाउलीज के रिगार्डिंग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ वर्ड करते हैं।
वर्ली, वर्ली इज अ ट्रेडिशनल आर्ट फ्रॉम द प्लेस, वर्ली इज इन द स्टेट ऑफ, देखिए वर्ली एक पारंपरिक कला है, प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? देखिए वर्ली, वर्ली अगर आपने सुना हो तो वर्ली जो है वो ट्राइबल है एक, जो कि महाराष्ट्र की ट्राइब होती है। वर्ली ट्राइब है, वही लोग एक यूनिक टाइप का आर्ट वर्ली जिसे कहा जाता है उसे वो करते हैं, बनाते हैं। तो महाराष्ट्र का है, नियर मुंबई और थाने के पास में ये जो जगह है वर्ली, ये वहाँ का है। तो महाराष्ट्र इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द नेबरिंग स्टेट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के नेबरिंग स्टेट कौन से हैं? देखिए तमिलनाडु कहाँ पे है, बिल्कुल नीचे है हमारा, नॉर्थ और साउथ, साउथ की साइड है, ठीक है। तमिलनाडु के आसपास 3 राज्य हैं, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो हम वही ऑप्शन ढूंढेंगे, केरला, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। देखिए हमारा फोर्थ ऑप्शन है केरला, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तब उन्हीं को जो बाउंड्री शेयर करता है वो हमारा तमिलनाडु उन्हीं के साथ करता है। देखिए पहले ऑप्शन में केरला, गुजरात और कर्नाटक, गुजरात तो ऊपर है उससे करेगा नहीं। आंध्र प्रदेश, गोवा, गोवा एकदम साइड में है, ऐसे छोटा सा बना हुआ है तो उसके भी नहीं करेगा। गोवा, कर्नाटक, केरला, गोवा फिर से नहीं होगा। तो इसमें जो हमारा केरला, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश ही इसका हमारा सही ऑप्शन होगा। तो which one of the following, एक मिनट, which one of the following has the sense of hearing? तो which one of the following sense of hearing or so sharp that it can make out to difference between the rustling of leaf and the sound of animal moving on the grass? तो इनमें से किसकी सबसे ज़्यादा सुनने की शक्ति होती है? तो देखिए सुनने की शक्ति हमारे तो कुत्ते में सबसे ज़्यादा होती है। और क्या है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की, भाई देखिए डॉग से भी तेज होती है हमारे बाघ, टाइगर भैया की। टाइगर भैया को हल्की सी भी मूवमेंट का बिल्कुल तुरंत पता चल जाता है, और ये भी पता चल जाता है कि ये घास पे किसी के चलने की आवाज़ है या पत्तों के हिलने की आवाज़ है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि व्हेन वन when one is traveling from Ahmedabad to Kerala by train, one come across many tunnel. These tunnel are in the hills of, देखिए जब भी हम अहमदाबाद यानी कि जो कि गुजरात की राजधानी है उससे केरला की तरफ जाते हैं तो काफ़ी सारी हमारी टनल्स आती हैं, सुरंगें आती हैं। तो उन सुरंगों को कहा जाता है, ये हमारी 5th क्लास की ईवीएस की बुक की कटिंग में है और मैंने इसको आपको प्रीवियस किसी वीडियो में ज़रूर बताया है। तो ये हमारी जो है वो हमारा वेस्टर्न घाट पड़ता है, तो ये हमारे वेस्टर्न घाट की टनल है, पश्चिमी घाट की टनल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के, द अर्थ इज राउंड, देयर इज एक्चुअली नो अप एंड डाउन ऑन द अर्थ एंड इट इज जस्ट रिलेटिव, वी द पीपल ऑफ इंडिया एक्चुअली स्टैंड अपसाइड डाउन इन द रिलेशन टू द पीपल ऑफ, इसमें पूछा है कि जो अर्थ है वो अप्स डाउन होती रहती है, तो जब हम इंडिया के लोग ऊपर होंगे तो नीचे कौन होगा? देखिए लीबिया नहीं, अल्जीरिया ये भी नहीं होगा, अर्जेंटीना जो है वो हमारे अपोजिट साइड में है, तभी हम अप्स एंड डाउन आते हैं। तो अर्जेंटीना लाई रफली अपोजिट टू इंडिया, जो इंडिया के बिल्कुल अपोजिट है वो अर्जेंटीना ही पड़ता है हमारे लिए। तो ग्लोब, सो पीपल ऑफ वर्ल्ड अपीयर, जब वो लोग ऊपर होंगे हम लोग नीचे होंगे, और हम लोग जब नीचे होंगे तो वो लोग ऊपर होंगे, तो अर्जेंटीना इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। इट इज एडवाइज टू पुट ऑयल ऑन स्टेंजेंट वाटर टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो, देखिए मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी में स्टेंजेंट वाटर, तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा इसलिए क्यों? देखिए आपके घरों में ज़रूर कूलर होगा, कूलर में जब भी आप लोग पानी भर देते हैं तो कूलर जो है वो बहता पानी नहीं है, वो रुका हुआ पानी होता है, और उसमें जब भी हमारे जो भी ये एमसीडी के लोग आते हैं और वो चेक करते हैं, अगर उसमें मच्छर होते हैं तो आपका चालान कट जाता है, अगर चालान नहीं कट रहा है तो वो या तो मिट्टी का तेल डाल देते हैं या एक दवाई देते हैं। तो ऐसा क्यों? देखिए इसमें अब हम देखते हैं, मॉस्किटोज आर रिपेल्ड बाय ऑयल, नहीं भाई ऑयल से रिपेल्ड नहीं होते। मॉस्किटोज आर किल्ड बाय ऑयल, नहीं, और तेल से मरते भी नहीं है। मॉस्किटो गेट स्टक इन द ऑयल, फंस तो जाते हैं पर मरते नहीं है। ऑयल कट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई देयर बाय स्टॉप द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो, देखिए मॉस्किटो जो है वो अपनी ब्रीडिंग पानी के अंदर करता है क्योंकि पानी के अंदर उसे ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही होती है। अब ऑक्सीजन की जब सप्लाई मिल रही है
तो वो ब्रीडिंग करेगा। बट ऑयल क्या है, वो उसका जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसी को कट कर देगा, तो वो ब्रीडिंग जो है उसके अंडे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और उनके अंडों से उनके बच्चों की मृत्यु हो जाएगी। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट डज नॉट लिव टुगेदर अ कॉलोनी लाइक हनी बी। इनमें से कौन सा है जो कॉलोनी में नहीं रहना पसंद करता? देखिए आंट्स, आंट्स हमेशा अपनी कॉलोनी में बना के रहती हैं। और दीमक, दीमक भी, ट्रेमाइट्स भी रहते हैं। वास्प, ततैया, ये लोग भी अपने छत्तों में रहते हैं, तो ये भी इसका। स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन मैक्सिमम अकेले रहते हैं या एक दो अपने बच्चों के साथ रहते हैं, वो अपना जाला अकेले खुद बुनते हैं। स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन। चलिए अब हम अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ हाउसेज इज रूरल एरिया इज linked to the climate condition in which they are built. There is a village where house have following feature. अब जो है घरों की अलग अलग संख्या, आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने एक एआई स्लाइड बना के आपको हाउस के स्ट्रक्चर्स का कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया है, तो आप वो वीडियो देखिए, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब हम इसकी में कुछ किसी हाउस के फीचर्स दे रखे हैं, तो हमें बताना है वो हाउस कहाँ पाए जाते हैं। हाउस आर मेड ऑन अ स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर। बिल्कुल, बैम्बू के पिलर तो ज़्यादातर हमें नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों में पाए जाते हैं। इनसाइड ऑफ हाउस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ वुड, लकड़ी का घर होता है। हाउसेज आर मेड ऑलमोस्ट 3 मीटर टू 3.5 मीटर अबव ग्राउंड, ग्राउंड से अबव होते हैं, क्योंकि बाढ़ ग्रसित एरिया भी होता है और पहाड़ी एरिया भी होता है, तो इसलिए उसको ऊपर बनाया जाता है। रूफ आर मेड विद स्लोप, और रूफ जो छतें हैं उनको स्लोप में बनाया जाता है। तो ऐसा जो है देखिए, उत्तर प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होता। हमारे उत्तर प्रदेश में मिट्टी के घर होते हैं, चौका चूल्हा, चौका उसमें लगता है और एक छत बनाई जाती है, जो कि नॉर्मल दिल्ली के टाइप के ही घर होते हैं। राजस्थान में भी कुछ कुछ ऐसे ही होते हैं, या फिर ऊपर छप्पर डाल लिया जाता है पूले और घास फूस का। बिहार, तो ये हमारे नॉर्थ रीजन का है, पर जो फीचर्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के दिए हैं। तो असम इसमें एकमात्र ऑप्शन है जो सबसे करेक्ट होगा। तो इसी को देखते हुए हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं, और नॉलेज हब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मेरी वीडियोस को आप लाइक करिए, शेयर करिए, और मैक्सिमम चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आप ग्रैब कीजिए, जितना नॉलेज आप ले सकते हैं। पीवाईक्यू देखने का ये एकमात्र, ये ही कराने का यूट्यूब पे हमारा पर्पज़ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे, तभी आप अपने पेपर को अच्छे से डील कर पाएंगे। तो थैंक यू एवरीवन, और मेरी वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए। मैं सीटेट ईवीएस पीवाईक्यू सीरीज़ नॉलेज हब चैनल के ऊपर चला रहा हूँ, इसको जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे, आपके सपोर्ट से ही हम हैं। थैंक यू।